लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रात की ट्रेन लेट होकर और ज़्यादा लंबी लग रही थी। अनिकेत को स्टेशन की भीड़-भाड़ कभी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने आखिरी प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाए। सीढ़ियों से उतरकर आखिरी प्लेटफॉर्म की वह बेंच पकड़ी, जिसके बाद वहां नशा करने वाले चोर उचक्के का इलाका शुरू हो रहा था। थोड़ा बहुत जोखिम लेना अनिकेत के लिए आम बात थी। कुछ ही दूर पर ही मैली कुचेली चादरों में भिखारी सो रहे थे। चाय की दुकान पर एक दो खरीदार पहुंच रहे थे। रेलवे जंक्शन के कोने में मौजूद दुकान पर चाय खरीद रहे लोगों की हालत भी टी स्टॉल की तरह उजड़ी हुई थी। अनिकेत जिस मंजिल के लिए निकला था उसे पाना नामुमकिन था, लेकिन सपनों का पीछा करना उसकी आदत बन चुकी थी। अचानक ही पीछे से आई हल्की आवाज ने अनिकेत को चौंका दिया। भैया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। इतनी रात में आखिरी प्लेटफॉर्म पर उसे नशेड़ियों की नौटंकी का अंदाजा था। सो अचानक पीछे से आकर बेंच पर बैठ जाने वाली 30-35 साल की एक औरत की धीमी आवाज ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पहनी हुई साड़ी और शकल सूरत से वह औरत कहीं से भी अमीर नहीं लग रही थी, लेकिन भिखारी भी नहीं लग रही थी। हालांकि यह जरूर लग रहा था कि वह घर से निकलकर सीधे यहाँ नहीं आई है। उसका कई दिनों तक भटकने जैसा हुलिया बना हुआ था। हालात को देखकर अनिकेत ने मध्यम आवाज में कहा कि वह पैसे नहीं देगा। हाँ, अपने पैसे से दुकान वाले को बोलकर चाय बिस्कुट जरूर दिला सकता है, लेकिन उस औरत को चाय बिस्कुट नहीं चाहिए। औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ, कुछ पैसे दे दो। अनिकेत का दिमाग चकरा गया, क्योंकि वह औरत उस टाइप की भी नहीं लग रही थी जो अंधेरी रातों में नौजवानों को इशारे कर कर बुलाती है। ना ही कपड़े और ना ही चेहरे से उसके भिखारी होने का पता चल रहा था। अनिकेत ने अपने आप को शांत करके उस औरत से पूछा, यहाँ स्टेशन के अंधेरे कोने में क्या कर रही हो? उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़े पैसे दे दीजिए। उसकी आवाज में एक अलग सा दर्द छिपा था। अनिकेत ने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा। उसकी नज़र यह देखकर तसल्ली कर लेना चाहती थी कि कम रोशनी वाले स्टेशन के कोने में एक औरत के साथ बैठने पर दूसरों की नज़र उसे किसी अलग नज़रिए से तो नहीं देख रही है। लेकिन अनिकेत को यह जानकर तसल्ली हुई कि स्टेशन जैसे कुछ देर पहले था, ठीक अभी भी वैसा ही है। अनिकेत ने राहत की सांस ली। अनिकेत ने उससे कुछ सवाल पूछने लगा। उसने कहा, मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? पैसे मिलने की बात सुनकर उस औरत ने बताया कि वह बिहार के पटना की रहने वाली है। मेरा मर्द बहुत बुरा आदमी था। घर खर्च के लिए वो पैसे नहीं देता। वो बहुत दारू पीता था। बच्चे खाने खिलौने के लिए हमेशा माँ को कहते थे, लेकिन पति के गलत बर्ताव और नशेड़ी होने की वजह से वह घुट रही थी। एक दिन जेठानी से उसका झगड़ा हो गया। जब पति घर आया तो उसने बाल धोने के लिए शैम्पू खरीदने के लिए पैसे मांग लिए। पहले से ही जेठानी के सिखाए नशेड़ी पति ने उसे बेरहमी से पीट दिया। यह पिटाई कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वह भी कब तक बर्दाश्त करती। उस रात उसका गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन अपने पति को जवाब देना तो उसके बस से बाहर था। लेकिन घर में सब कुछ छोड़ फिल्मी हीरोइन की तरह सीधे स्टेशन पहुंच गई। आंसू पोंछने का दौर चलने के बाद दिल को पत्थर बना लिया और आखिर में अनजान ट्रेन में कदम रख दिया और यहाँ आ गई। मच्छरों का काटना, मुसाफिरों की सक्की नज़र का डर, सब कुछ अनिकेत के दिमाग से भाग चुका था। और उस औरत की बातें सुनकर उसका दिमाग और ज़्यादा घूम गया। अनिकेत ने पूछा, शैम्पू के खातिर पति ने पीट क्या दिया? तुम अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर घर से भाग आई। कितने दिन पहले घर छोड़ा था? क्या तुम ट्रेन से सीधे लखनऊ स्टेशन पे उतरी हो?
तुम्हारा नाम क्या है? अनिकेश के सवालों की बौछार का सामना करने के बाद अपने लंबे बालों को हल्के से खुजलाते हुए उस औरत ने खुद का नाम रेखा बताकर कहा, ठीक से याद नहीं, शायद 12-15 दिन हो गए हैं। पहली ट्रेन छोड़ने के बाद मैं भटकती रही और फिर देर शाम सड़क से गुजरते ट्रक वालों ने मुझे आगे छोड़ने की पेशकश की। कोई रास्ता ना देख वह ट्रक में चढ़ गई। फिर चलती ट्रक में मेरे साथ वह सब हुआ, बार बार हुआ, जिसका टीवी न्यूज़ पर ढिढोरा पीटते रहते हैं। जब एक बार ट्रक वालों का मन भर जाता तो मुझे सड़क के किनारे फेंक देते, कुछ देर बाद दूसरा उठा लेता। मुझे खुद भी याद नहीं कि अब तक कितनों ने मेरे साथ हैवानियत की है। अब मुझे सड़क से डर लगता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भीड़ रहती है, कोई मुझे उठाकर ले नहीं जा सकता, इसलिए मैं स्टेशन पर हूँ। रास्ते में किसी औरत ने बताया था कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊँ, वहाँ धार्मिक मेला में बड़े दानी लोग आए हुए हैं, मेरा भला होगा। किसी से पूछकर बिना टिकट मैं कुरुक्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेन में चढ़ गई। स्टेशन चूक गया, सो कुरुक्षेत्र के बजाय लखनऊ पहुंच गई। हालात खराब होने की वजह से तब से मैं इसी बड़े स्टेशन पर पड़ी हूँ। रेखा के चुप होने पर हैरानी से सब कुछ सुन रहे अनिकेश ने दिमाग को झकझोरा। सख्त दिखने वाले अनिकेश ने कहा, मैं तुम्हें पटना जाने वाली ट्रेन का टिकट खरीद कर दूंगा, साथ में खाने पीने लायक पैसे भी दूंगा। अब तुम अपने घर लौट जाओ। लेकिन रेखा तैयार नहीं हुई। उसने कहा, अब घर और समाज में कोई मुझे नहीं अपनाएगा। अनिकेश अब रेखा पर हक से बोलने लगा, बेशक लोग तुम पर ताना मारेंगे, पर तुम अपने बच्चों के लिए घर लौट जाओ। उन मासूमों का इस दुनिया में कोई पराया इंसान ध्यान नहीं रखेगा, और तुम्हारा पति तो पहले ही नशेड़ी है। रेखा ने कहा, मैं ऐसी गलती कर चुकी हूँ जहाँ से कभी वापस नहीं हो सकती हूँ। अनिकेश ने रेखा से कहा, तुम पहले कुछ खा लो, फिर डॉक्टर से दवा ले लो, ताकि तुम्हारे शरीर को कुछ ताकत मिल सके। अनिकेश की बातें सुनकर अब तक मन की बात बताने वाली रेखा का चेहरा और अंदाज बदल गया। उसने धीमी आवाज में अपना फैसला साफ कर देने वाली बात कही, मैं रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं जाऊंगी, चाहे तुम मुझे पैसे दो या ना दो। यह बात कहने का अंदाज देखकर अनिकेश समझ गया कि इस औरत का भरोसा सबसे उठ चुका है। जो दरिंदगी इसके साथ की गई है, उसके दिल में डर बैठ गया है, इसलिए अब वह किसी पर भरोसा नहीं करेगी। अनिकेश ने कहा, अगर तुम कुछ दिन और स्टेशन पर पड़ी रही तो शायद मर जाओगी। लेकिन रेखा पर इस बात का कोई भी खास असर नहीं हुआ। उसने बेजान पड़े शरीर को और ढीला छोड़ते हुए कहा, मैं बेशक मर जाऊं, लेकिन स्टेशन से बाहर नहीं जाऊंगी और ना ही वापस अपने घर जाऊंगी। अनिकेश ने मन में सोचा कि वह बुरी तरह फंस गया है। इस हालात में इसे छोड़कर गया तो यह फिर गलत लोगों के हाथों में पड़ जाएगी, या फिर कुछ दिनों बाद मरने की हालत में पहुंच जाएगी। लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि वह खुद कौन सा चीफ मिनिस्टर है जो अचानक से इस औरत की जिंदगी को अच्छा कर देगा। अंदर एक कोने में यह भी डर था कि कहीं उसे आधी रात को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है। बैठे बैठे बहुत देर हो चुका था। अनिकेश की ट्रेन का वक्त भी नज़दीक आ रहा था। अनिकेश का दिमाग कंफ्यूज होकर तेजी से घूम रहा था। मन में यह भी आ रहा था कि अगर औरत सच बोल रही है तो बर्बादी की जिम्मेदार वो खुद ही है। इस तरह घर छोड़कर भागेगी तो ऐसा ही अंजाम होगा। लेकिन उसे वह वक्त भी याद आ गया जब झगड़ा कर कर अनिकेश खुद घर छोड़कर दिल्ली के एक आश्रम में चला गया था। घर से सन्यासी बनने निकला था, लेकिन 4-5 दिन बाद सुबह 3 बजे चुपचाप आश्रम छोड़कर वापस घर का रास्ता पकड़ लिया। घर लौटने पर माता पिता और पड़ोसियों ने उसकी गर्दन नहीं पकड़ी, बल्कि राहत की सांस ली थी। अनिकेश के मन में आया कि
क्या दुनिया है कि घर से भागकर एक लड़का वापस आ जाए तो सब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन एक औरत के लिए वही सब कर पाना पाप। अनिकेश की नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। लग रहा था वक्त ने रफ्तार पकड़ ली है। उसकी ट्रेन के आने की घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन रेखा का सच और उसकी जिद जानकर अनिकेश उसके लिए कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं था। बिना सोचे अनिकेश के मुंह से अचानक शब्द निकले, अब मुझे जाना होगा। रेखा, ट्रेन आ रही है। अनिकेश ने जेब से पर्स निकाला। उसे ध्यान भी नहीं दिया कि कितने नोट निकले, लेकिन रेखा को थमा दिया और कहा, अपना ध्यान रखना। बोलकर अनिकेश आगे बढ़ने लगा। अनिकेश को जाता देखकर रेखा के चेहरे पर फिर से कुछ बड़ा खो देने का भाव थे। कई दिन से पत्थर बनी उसकी आंखें नम हो गई। पुल पर से पलटकर अनिकेश ने अंधेरे कोने में नजर दौड़ाई। ऐसा लग रहा था मानो बेंच के साथ रेखा की मूर्ति हमेशा से वहीं चिपकी हुई है। अनिकेश के पैर आगे बढ़ते जा रहे थे। रेलवे स्टेशन की तमाम चहल पहल से दूर उसका दिमाग खोया हुआ था। तभी पीछे से धक्का मारते हुए एक आदमी ने कहा, नहीं चढ़ना है तो रास्ते से हट जाओ। अनिकेश जागा और देखा कि उसकी ट्रेन सामने है। वह अनजाने में चलते हुए ठीक अपनी बॉगी के सामने पहुंच गया है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बजाय गेट के बाहर पैर जम गए हैं। इसलिए पीछे से बाकी मुसाफिर उस पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। अनिकेश हड़बड़ाहट में तेजी से अंदर चढ़ गया। चंद पलों में सीटी बजी और बिजली से चलने वाली ट्रेन के पहियों ने चलना शुरू कर दिया। इससे पहले कि ट्रेन पूरी रफ्तार पकड़ पाती, अनिकेश ने बैग के साथ गेट से छलांग लगा दी। कॉलेज जाते वक्त रोजाना सरकारी बस के सफर का तजुर्बा था, इसलिए इंजन की दिशा में दौड़ता रहा, वरना स्टेशन पर खड़े लोग अनिकेश के गिरने के डर से आंखें तकरीबन बंद कर चुके थे। कम से कम 30-40 मीटर दौड़ते रहने पर अनिकेश के लड़खड़ाते पैर संतुलन में आ गए। जोर जोर से हाँफता हुआ अनिकेश रुका और चमकती आंखों के साथ वापस मुड़ा। अनिकेश ने सोचा, अपनी मंजिल पर पहुंचने से अच्छा है कि रेखा और उसके बच्चों को मिलाया जाए। माँ बच्चों का मिलन हो जाए तो बाकी सब भाड़ में जाए। अनिकेश ने फोन निकालकर दिल्ली के न्यूज़ चैनल में काम करने वाले दोस्त सोनू को फोन मिला दिया। मालूम था रात के 2 बजे हैं। सोनू के फोन रिसीव करने के चांस कम हैं, लेकिन फोन को स्पीकर पर लगाकर वह टिकट काउंटर की तरफ बढ़ चला। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अनिकेश को कोई परवाह नहीं। रीडायल बटन दबा दिया। घंटी बज रही थी। देर रात होने की वजह से काउंटर खाली था। अंदर टिकट बाबू और एक मैडम जी बातों में मस्त थे। अनिकेश ने कहा, पटना के लिए ट्रेन कब मिलेगी? बातचीत के मधुर सफर में खोए टिकट बाबू को यह सवाल घोर बेइज्जती लगा। पहले नजरों से गुस्सा कर कर देखा, फिर जबान खोली। 1 घंटे बाद सुपर फास्ट ट्रेन है, जम्मू से आ रही है, सीधा हावड़ा जाएगी। बीच में दिल्ली पटना जैसे बड़े स्टेशनों पर रुकती है। सीट भी दिलवा दूंगा। अंदर मस्त मस्त बिस्तर मिलेगा, साथ में गर्मा गर्म खाना। लेकिन टिकट खरीदने के लिए औकात चाहिए। अब बोल, खरीदेगा टिकट? वैसे सुबह 8 बजे दिल्ली तक पैसेंजर ट्रेन है, वहां से पटना के लिए मिल जाएगी। चल भाग अभी। ये बिहार वाले शांति से 4 बातें भी नहीं करने देते। हाँ तो सपना, मैं क्या कह रहा था? अरे भैया, रात को 2 बजे भी सोने नहीं देते हो। 5-7 दिन की छुट्टी मिलती है, समझा करो यार। नींद में सोनू ने फोन पर जवाब दिया। सोनू, तुम फोन पर बने रहो। अनिकेश ने स्पीकर बंद कर मुस्कुराते हुए टिकट बाबू से कहा, 2 टिकट दे दीजिए। और उसने डेबिट कार्ड आगे बढ़ा दिया। टिकट बाबू ने अनिकेश की सूरत को घूरते हुए कार्ड लिया। 2 टिकट निकालकर अनिकेश को थमा दी। टिकट और डेबिट कार्ड लेकर अनिकेश तेज कदमों के साथ रेखा की तरफ चल पड़ा। अनिकेश ने चलते हुए एक सांस में रेखा की पूरी कहानी फोन पर सोनू को बता दी।
सोनू पटना का ही रहने वाला था। दोनों इलाहाबाद के मिलिट्री स्कूल में एक साथ पढ़ते थे क्योंकि दोनों के पिताजी फौज में तैनात थे। हालांकि सोनू अनिकेत से क्लास में सीनियर था, लेकिन दोनों की खूब जमती थी। फोन पर सोनू ने कहा, अनिकेत इतने दिनों बाद फोन किया, वो भी रात को 2 बजे, और यह किसके लिए पागल हुआ जा रहा है? अरे भाई, ऐसे कितने लोग रोज बर्बाद होते हैं, कितनों को घर पहुंचाएगा तू? अनिकेत ने मजबूत आवाज में कहा, सोनू भाई, मैं उसे लेकर पटना आ रहा हूँ, समझो, अब मामला पर्सनल है। कुछ देर में मैं तुम्हें उसका घर का अता पता सब मैसेज कर रहा हूँ। मुझे इस औरत को उसके बच्चे से मिलवाना है। इतना ही नहीं, उसका घर भी बसना चाहिए। तुम अपने विधायक भाई को बोलो या थानेदार को, बस यह होना चाहिए। सोनू समझ गया कि अनिकेत के दिमाग में धुन चढ़ गई है, अब यह कुछ भी नहीं समझेगा। उसने अनिकेत को कहा, मैं कल ही दिल्ली से छुट्टी लेकर पटना आया था। तू मुझे उस औरत की जानकारी मैसेज कर, मैं भैया से बात करता हूँ। अब तूने कहा है तो मना कैसे कर सकता हूँ मेरे दोस्त। मुरली भैया 2 दफा विधायक रह चुके थे। सोनू उनकी रिश्तेदारी में था। रेखा अंधेरों की तरफ मुंह किए उसी बेंच पर पत्थर बनी बैठी थी। अनिकेत ने पहुंचकर कहा, तुम्हें स्टेशन से बाहर नहीं जाना है, ट्रेन में मेरे साथ सफ़र करना है। मैं तुम्हें लेकर पटना जाऊंगा। अगर तुम्हारे बच्चों से मिलकर तुम्हारा संसार नहीं बसा सका तो जो तुम्हें करना हो उसके बात कर सकती हो। चलो उठो, प्लेटफॉर्म बदलना है। अनिकेत की इस अंदाज में वापसी देखकर रेखा सकपका गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अनिकेत की बातें सुनकर वह कल्पना करने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसकी जिंदगी फिर से खिल सकती है। रेखा ने अनिकेत से कहा, मेरा पति और लोग मुझे जीने नहीं देंगे, वह सब मुझ पर छोड़ दो। अनिकेत ने जवाब दिया। जब ट्रेन आई और दोनों उसमें चढ़े तो अजीब नज़ारा था। अंदर के मुसाफिर रेखा को घूर कर देख रहे थे और रेखा आलीशान ट्रेन के अंदर हर चीज को घूर रही थी। अनिकेत उसका हाथ पकड़कर सीट तक ले गया। प्लेटफॉर्म पर खरीदा गया खाने पीने का सामान उसे थमा दिया और कहा, अब कुछ खा लो। थोड़ी देर में ट्रेन की सीटी बजने के बाद ट्रेन चल पड़ी। पूरे सफर में अनिकेत और सोनू की फोन पर बातचीत चलती रही। रेखा इस दौरान लेटे लेटे कभी सो जाती तो कभी शीशे की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते रहती। पटना स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो रेखा का भाई, माँ और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़े थे। उनके साथ सोनू और मुरली भैया के 2 आदमी भी थे। ट्रेन से उतरकर रेखा को समझ नहीं आ रहा था कि वह बच्ची बनकर अपनी माँ से लिपट कर रोए या रोते हुए मम्मी मम्मी बोलकर उसकी तरफ आ रहे बच्चों को सीने से चिपका ले। अनिकेत के सामने वक्त ठहर गया था। उसके मन में सुकून और प्यार बह रही थी। सोनू अनिकेत को देखता जा रहा था। मुरली भैया के दोनों लोग पूरे नज़ारे पर नजर गड़ाए हुए थे। बूढ़ी माँ, रेखा और दोनों बच्चे एक दूसरे में खो गए। दूर देहात से आए रेखा के बड़े भाई को भी खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब रेखा ने पति के बर्ताव और घर के हालात के बारे में भाई को बताया था, तब उसने जरूरी कदम नहीं उठाया। उसी का नतीजा छोटी बहन और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे को भुगतना पड़ा। लेकिन अब बड़े भाई ने मन मजबूत कर लिया था। सोनू ने अनिकेत को बताया कि मुरली भैया ने रेखा के आदमी को उठवा लिया है। अब वह नशा मुक्ति केंद्र में बंद है। नशे की हालत में उसका बर्ताव देख मुरली भैया भी गर्म हो गए थे। 2 थप्पड़ जड़ दिया और बोले कि ऐसे आदमी के पास कोई कैसे रह सकता है। मुरली भैया ने अपने चमचों से कह दिया था कि रेखा के ससुराल और मायके वालों से पूरा सच पता करे। सच यही निकला कि रेखा गलत औरत नहीं थी,
लेकिन पति बिगड़ैल निकला। उस हालत में रेखा को दो ही रास्ते सूझे, एक तो गले में फंदा लगा ले या फिर घर से भाग जाए। लेकिन अब बच्चों के चेहरे को देखकर उसके अंदर की ताकत जाग गई थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वह बच्चों के लिए जिएगी। आदमी सही रास्ते पर आया तो ठीक है, वरना बच्चों को खुद पालेगी। बड़े भैया ने बीच में आकर रेखा से कहा कि फिलहाल वह मायके चले, वह और माँ उनका ध्यान रखेंगे। सोनू ने कहा रेखा की सेहत ठीक होने पर उसे मुरली भैया के दोस्त के स्कूल में नौकरी लगवा देंगे। वह वहाँ अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है। उसके बिगड़ेल पति को सुधारने की जिम्मेवारी अब मुरली भैया ने ले ली है। जब वह इंसान बन जाएगा तब उसे सब बता दिया जाएगा। स्टेशन के बाहर रेखा का सामान एक जीप में लदा था। जीप मुरली भैया की थी। रेखा के भाई ने हाथ जोड़कर अनिकेश का शुक्रिया कहा। बच्चों के साथ रेखा और उसके भाई और माँ जीप में बैठ गए। दोनों लोग भी गाड़ी में लद गए। चमचों को ऑर्डर था कि रेखा को उसके गांव तक सही सलामत छोड़कर आएं। जीप तेजी से धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ चली। सोनू ने अनिकेश को झकझोरते हुए कहा, चलो भैया, अब तो हम मिलकर पूरा पटना घूमते हैं। आशा करते हैं आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।